साल 1190 के अंदर नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। खिलजी ने बहुत सारे स्कॉलर्स को, मॉन्क्स को, स्टूडेंट्स को जिंदा जला दिया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर और पूरी यूनिवर्सिटी को ब्रूटली तबाह कर दिया था। और ये एक एक्ट हमें फिर से डार्क एजेस में ले गया। ये कैंपस इतना बड़ा था कि इसे पूरा जलने में 3 महीने लगे। जब भी कोई इन्वेडर किसी जगह पर हुकूमत करना चाहता है तो वो सबसे पहले वहां के एजुकेशन सोर्सेज पर अटैक करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बुक बर्निंग। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर यही सबसे बड़ा फर्क था कि क्या भगवान है, क्या हम डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीजों के सवालों को भी ढूंढा जाता था इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। लॉर्ड मैक्लोय जब इंडिया के अंदर आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंडिया को दिया है उससे आने वाले 30 सालों में इंडियन लोग अपने बेसिक रूट से डिटैच हो जाएंगे और यही सबसे बड़ी जीत होगी ब्रिटिशर्स की। आज अगर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल यूनिवर्सिटी। लेकिन आज से 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा मतलब ज्ञान का भंडार। इसे आप आज की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसकी लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज्यादा हैंड रिटन बुक्स थी। नालंदा में 2000 टीचर्स थे और 10,000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। 427 सीई में बना था नालंदा यूनिवर्सिटी और ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां पर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। जानते हैं आज के इस वीडियो में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल था और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देने के बाद हमने क्या खो दिया है। नालंदा 3 संस्कृत वर्ड से बना था, ना, आलम, दा, जिसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग फ्रॉम गिफ्ट ऑफ नॉलेज। 1500 साल पहले बनी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया से नालंदा यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया का खूब सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। जितने भी बच्चे यहाँ पर रहते थे उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि यहाँ का जो लोकल राजा होता था वही इस यूनिवर्सिटी को संभालता था। उस समय पर हमारे राजाओं को भी ये महसूस था कि आने वाले जनरेशन के लिए एजुकेशन कितना ज्यादा जरूरी चीज है। बच्चे यहाँ पर सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ते थे, बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी के बारे में भी जाना करते थे और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स पढ़ाया करते थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यहां तक कि दलाई लामा ने भी कहा था, द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज वी हैव हैज कम फ्रॉम नालंदा। बेसिक आइडिया इस यूनिवर्सिटी का यही था कि मेडिटेशन के लिए एक प्लेस बने और नॉलेज ट्रांसफर करने का एक सोर्स। नालंदा इंडिया की बिहार में गंगा रिवर के पास बनी थी। नालंदा ने 700 सालों तक दुनिया को अपना ज्ञान से निखारा और इसके जैसी कोई और यूनिवर्सिटी नहीं थी इस पूरी दुनिया के अंदर। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी को, जो साल 1200 में बनी थी। लेकिन नालंदा उनसे भी 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। एशिया की हिस्ट्री और रिलीजन को शेप देने में नालंदा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां तक कि गुप्ता एम्पायर में जो बुद्धिस्ट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी बनी थी वो भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करके बनाई गई थी और इन सभी का कोर सेंटर था नालंदा, जहां से बुद्धिज्म को बहुत बड़ा बेस मिला था अपने रिलीजन को शेप देने के अंदर। नालंदा ने एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में भी दुनिया को बड़े बड़े स्कॉलर्स दिए थे। आर्यभट्टा, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहते हैं, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे 6th सेंचुरी के अंदर। आर्यभट्टा ने जीरो का इन्वेंशन किया था और इस रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट से ही आज हम दुनिया की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान कर पाते हैं और इसी के बाद कैलकुलस और अलजेब्रा का इन्वेंशन हुआ था। अगर आज जीरो नहीं होता तो कंप्यूटर का भी इन्वेंशन नहीं होता। आर्यभट्टा ने ही स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट में महारत हासिल करी थी और इसी यूनिवर्सिटी से रेडियंस ऑफ द मून, जो कि सनलाइट से रिफ्लेक्ट होता है, इसके बारे में पता चला था। नालंदा ने इस दुनिया में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशन दिए हैं इस दुनिया को। नालंदा यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्कॉलर्स को एशिया के अलग अलग एरियाज में भेजा जाता था, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका में बुद्धिस्ट टीचिंग और फिलोसॉफी के कंसेप्ट्स को समझाने के लिए। और इसी क्रॉस एक्सचेंज प्रोग्राम ने बुद्धिज्म को शेप दिया था एशिया के अंदर। आज नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साल 1190 के अंदर नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तुर्की अफगान के मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह से जला दिया था। जब खिलजी इंडिया में आया तब उसने बुद्धिज्म के नॉलेज सेंटर को खत्म कर दिया था इस पूरी दुनिया से। ये कैंपस इतना बड़ा था कि इसे पूरा जलने में 3 महीने लगे। यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जिसे कहा जाता है कि धर्मकुंज, जिसका मतलब था माउंटेन ऑफ नॉलेज। और जब इस लाइब्रेरी में आग
लगाई गई तो ये 3 महीनों तक जलती रही, और ये सब तब हो रहा था जब दुनिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। इस लाइब्रेरी की लिखी हुई किताब का कोई भी कॉपी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। यहां तक कि जिस तरह का ज्ञान का सोर्स था नालंदा, यहां पर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के ऊपर खूब सारी रिसर्च करी गई थी, और इन रिसर्च को इसी लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता था। आज कुछ चाइनीज मॉन्क्स के द्वारा नालंदा की ओरिजिनल टीचिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, और जो आज आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है 23 हेक्टेयर का कैंपस, वो पूरी यूनिवर्सिटी का फ्रैक्शन भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन के अंदर से ढूंढ निकाली है। ये वो प्लान है जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है। इनमें ऊपर की तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये बच्चों के रहने के रूम से, और जो नीचे की तरफ आपको लेआउट दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिलीजन एक्टिविटीज हुआ करती थी। कहा यह जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी चारों तरफ से आम के पेड़ों के बीच में थी। पूरे कैंपस को ब्रिक में बनाया गया था। दीवारों की थिकनेस 2 मीटर से भी ज्यादा हुआ करती थी, और इस पूरी साइट को एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया है आज के समय में। इस यूनिवर्सिटी में छोटे से लेकर बड़े रूम्स थे जहां पर क्लासेस होती थी। इन क्लासेस में पत्थर के प्लेटफॉर्म हुआ करते थे जहां पर प्रोफेसर लेक्चर देते थे। इन्हीं के साथ इस तरह के एल्कोव्स होते थे जहां पर चिमनी को रखा जाता था। सभी रूम्स को कोर्टयार्ड प्लानिंग को फॉलो करते हुए बनाया गया था, और इन्हीं कोर्टयार्ड के अंदर सीधे कुएं हुआ करते थे जहां से पानी पीने की व्यवस्था होती थी। अगर उस समय में बेसिक स्कूल्स की फिलॉसफी को समझेंगे तो वो कुछ इस तरह की थी। स्कूल्स को 2 हिस्सों में बांटा गया था, नास्तिक और आस्तिक, जिसे इंग्लिश के अंदर हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। नास्तिक मतलब जो वेदास को रिजेक्ट करते हो, वही आस्तिक मतलब जो वेदास को फॉलो करते हो। और इसे अगर और भी सिंपल कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि आस्तिक वो लोग होते हैं जो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं, यानी कि मरने के बाद जीवन है ऐसा वो मानते हैं। और नास्तिक वो लोग होते हैं जो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करते हैं। आस्तिक एजुकेशन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। ऐसे स्कूल जो ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर चलते थे, जिनके अंदर वेदास मेन चैलेंजिंग अथॉरिटी नहीं था। वहीं दूसरी कैटेगरी थी जिसके अंदर वेदास ही पूरी तरह से सोर्स ऑफ नॉलेज था। इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसके अंदर था मीमांसा, ऐसे स्कूल जो कर्मा पर बिलीव करते हैं, जिसके अंदर वेदास के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। और दूसरी कैटेगरी थे वेदांता, जिसमें वैदिक ट्रेडिशन ज्ञान को फॉलो किया जाता है। और यही स्ट्रक्चर था जो नालंदा में भी फॉलो किया जाता था। किसी के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, कोई भी कंपलसरी नहीं था कि उसे क्या चीज फॉलो करनी है। आप अपने इंडिविजुअल थॉट्स को परस्यू कर सकते थे। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर यही सबसे बड़ा फर्क था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेटाफिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी, वो चीजें जो नेचर के एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स को भी फॉलो करती हो और आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देती हो कि यूनिवर्स किस तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या भगवान है, क्या हम डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों के सवालों को भी ढूंढा जाता था इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एथिक्स, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर एथिक्स सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल होता था। इन्हीं के साथ साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर एस्थेटिक, लॉजिक, साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी को भी पढ़ाया जाता था, जिसके अंदर परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन की खुद से सवाल पूछना, ये सारी चीजें भी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाई जाती थी। ये सारी चीजें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा थी, और इन सभी का एक ही गोल था, यूनिटी। और अगर इस पूरे डिवीजन को एक बड़े अम्ब्रेला में रख दिया जाएगा तो ये था सच की खोज, और सच पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कोई वेदास को फॉलो करके पहुंच सकता है, कोई बिना वेदास को फॉलो करे भी पहुंच सकता है, और यही सब कुछ नालंदा के अंदर भी पढ़ाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि यहाँ पर जो गेट पर चौकीदार होते थे वो कोई और नहीं होते थे, बल्कि इसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हुआ करते थे, जो आपको गेट पर ही जज कर लिया करते थे कि आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे भेजना है या नहीं। इवन नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख हैंड रिटन पाम लीफ के ऊपर लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, और ये लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी। उस समय पर इससे ऊंची लाइब्रेरी और इससे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में नहीं थी। इस लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो बच पाए थे आग लगने के बाद, जिन्हें आज लॉस एंजल्स की काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएस में रखा गया है, और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम के अंदर भी रखा गया है। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रेवलर शुआनजेंग ने नालंदा में स्टडी भी करी थी और यहाँ पर पढ़ाया भी था। 654 सीई के अंदर जब वो चाइना रिटर्न हो रहे थे, तब उन्होंने कुछ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को अपने साथ कैरी कर लिया था, और उस समय पर किसी ने नहीं सोचा था कि नालंदा को जला दिया जाएगा खिलजी के द्वारा। शुआनजेंग ने जो स्क्रिप्चर्स अपने पास रखे थे वो बहुत बड़े रेफरेंस बनते हैं आगे चलकर बुद्धिज्म के लिए, और उसे एशिया के अंदर फैलाने के अंदर शुआनजेंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, और उन्हें बुद्धिज्म का सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाता था। और उन्होंने ही इन ट्रांसक्रिप्ट्स को चाइनीज के अंदर ट्रांसलेट किया था, जिसका सेंट्रल आइडिया था कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है बल्कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइंड है। और उसके बाद उनके डिसिपल दोशो ने इसे जापान में इंट्रोड्यूस किया था, जिसे स्निप जापानीज वर्ड से जाना जाता है।
जो कि आज के समय में जापान का मेजर रिलीजन है। और इस वजह से शुआनज़ेंग को कहा जाता है द मॉन्क हु ब्रॉट बुद्धिज्म टू ईस्ट। शुआनज़ेंग के डिस्क्रिप्शन ने नालंदा के ग्रेट स्तूपा के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट था जो लॉर्ड बुद्धा की मेमोरी में बनाया गया था। ये एक तरह का ऑक्टोगोनल पिरामिड था जिसमें ओपन ब्रिक स्टेयरकेस थी जो कि मॉन्यूमेंट के ऊपर जाने के लिए बनाई गई थी। इसे उस समय पर ग्रेट मॉन्यूमेंट भी कहा जाता था। इस पूरे मॉन्यूमेंट की दीवारों पर बहुत सुंदर कार्विंग के स्कल्पचर्स बनाए गए थे। इस ग्रेट स्तूपा को और किसी ने नहीं बल्कि द ग्रेट एम्परर अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी के अंदर। और इस स्ट्रक्चर को पिछले 800 सालों में बहुत बार रिनोवेट एंड रिमोल्ड किया गया है। इन स्तूपास के अंदर जो मॉन्क यहाँ पे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को नालंदा को डेडिकेट कर दिया था, उनके मरने के बाद उनके एशेस को मिलाकर इन स्तूपास के अंदर रखा जाता था। खिलजी ने बहुत सारे स्कॉलर्स को, मॉन्क्स को, स्टूडेंट्स को जिंदा जला दिया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर और पूरी यूनिवर्सिटी को ब्रूटली तबाह कर दिया था। ये लॉस सिर्फ इंडिया का लॉस नहीं था बल्कि ये पूरी दुनिया का लॉस था। और ये एक एक्ट हमें फिर से डार्क एजेस में ले गया। बहुत लोग कहते हैं कि खिलजी ने सिर्फ ईर्ष्या के चलते हुए पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, क्योंकि बुद्धिज्म उस समय पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इससे इस्लाम को खतरा समझते हुए उन्होंने नॉलेज के सोर्स को ही खत्म कर दिया था। लेकिन ये बात अभी तक भी क्लियर नहीं है कि खिलजी ने आखिर इस यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया था, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि खिलजी ने ही नालंदा को जलाया था। उस समय पर इस्लामिक और बुद्धिस्ट की लिखी द्वारा बहुत सारी किताबों के अंदर नालंदा का जिक्र है और खिलजी ने कैसे इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था इसके बारे में भी बताया गया है। रेफरेंस के लिए कुछ इस तरह की बुक्स थी जिसके अंदर ये लिखा गया था कि खिलजी ने किस तरह से ब्रूटली पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया था। जब भी कोई इन्वेडर किसी जगह पर हुकूमत करना चाहता है तो वो सबसे पहले वहां के एजुकेशन सोर्सेज पर अटैक करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बुक बर्निंग, जैसा कि बगदाद हाउस ऑफ विजडम में होता है जहां पर उस समय के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम को आग लगा दी जाती है। ऐसा ही जर्मनी के अंदर नाजीज ने किया था। जितनी भी एंटी नाजीज बुक थी उन्हें जला दिया गया था और बाद में इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने भी यही टैक्टिक को फॉलो किया था। लॉर्ड मैक्लॉय जब इंडिया के अंदर आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंडिया को दिया है उससे आने वाले 30 सालों में इंडियन लोग अपने बेसिक रूट से डिटैच हो जाएंगे और यही सबसे बड़ी जीत होगी ब्रिटिशर्स की। एजुकेशन को खत्म करने से सीधा उस कल्चर की बेसिक रूट्स पर अटैक होता है। बख्तियार खिलजी ने भी इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन सोर्स पर हमला किया था और यही दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी थी धर्मगंगा, उसे भी जला दिया था। ज्ञान का वो खजाना धुआं में कहीं खो गया। नालंदा के अंदर 13,000 से भी ज्यादा घर थे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे ब्रॉन्ज के स्टैचू थे बुद्धा के। नालंदा पर ये पहला अटैक नहीं था। इससे पहले 5th सेंचुरी के अंदर मेहरकुला के हुन्स ने अटैक किया था नालंदा के ऊपर और उसके बाद 8th सेंचुरी के अंदर बंगाल के गौड़ा किंग ने भी अटैक किया था नालंदा के ऊपर। लेकिन इन दोनों अटैक के बाद इस यूनिवर्सिटी को पहले से ज्यादा बड़ा बना दिया गया था। लेकिन एक थ्योरी ये भी थी कि खिलजी ने जब नालंदा पर अटैक किया था तब बुद्धिज्म ऑलमोस्ट इंडिया से खत्म होने वाला था। लेकिन ये फाइनल अटैक नालंदा का आखिरी अटैक था जिसके अगले 600 सालों तक नालंदा जमीन के अंदर गायब हो गई थी और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है। एक स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस हैमिल्टन ने 1812 में कुछ एंशिएंट स्कल्पचर्स देखे थे जमीन के अंदर और इसके बाद साल 1861 के अंदर सर अलेक्जेंडर ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया था और फाइनली साल 2006 के अंदर इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बात रखी और नालंदा को फिर से एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने नालंदा को रीडेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया और नालंदा को फिर से एशिया का फोकल पॉइंट बनाने की बात रखी और बिहार गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया और 2014 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया के लिए फिर से ओपन कर दिया गया। आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट हर एशियन कंट्री के मेंबर हैं और इस चीज के ऊपर भी बहुत बार पॉलिटिक्स हुई है। उस समय पर अपोजिशन ने, हमारी आज की जो रूलिंग पार्टी है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा अपोज किया था और आज भी करते हैं। तभी पिछले 9 सालों के अंदर नालंदा के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। अगर यही यूनिवर्सिटी किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मिली होती तो वो उसे उस कंट्री का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाकर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए एक नया एजुकेशन सेंटर बना देते। यह वीडियो सिर्फ एक लॉस के ऊपर नहीं है बल्कि जो सोर्सेस हमारे पास नॉलेज के थे वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थे। कभी ब्रिटिशर्स आए, कभी खिलजी जैसे लोग आए और आज हमारे ये पॉलिटिशियंस हमें फिर से डार्क एजेस में भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज आई कि NCERT से मुगल चैप्टर्स को हटा दिया गया है और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए
आप किसी चीज को गायब तो कर सकते हैं किसी चैप्टर से या किसी चीज का नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप उस इतिहास को भुला नहीं सकते हैं। हम इतिहास से ये सीखते हैं कि जो गलतियां हमारे एंसेस्टर्स ने करी है वो गलतियां हम भविष्य में नहीं करें। अभी 2018 की न्यूज है कि इंडिया के अंदर 51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, और ये डेटा तो प्री कोविड का है। कोविड के बाद कितने गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए इसका डेटा किसी के पास भी नहीं है। एजुकेशन एक बहुत जरूरी हिस्सा है एक स्टूडेंट की लाइफ का, और यही वो एक किरण है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। नालंदा की कहानी हमारे इतिहास के लिए बहुत जरूरी कहानी है। आज भी बहुत सारे हिंदू मॉन्क्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स इस साइट पर जाते हैं, अपने शब्दों को बिना बयान करे बस इस मॉन्यूमेंट को देखते रहते हैं और अपने पास से अपनी साइलेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आपको कोई भी वैल्यू एडिशन होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ही इस तरह के वीडियोस पॉसिबल हो पाते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ता एक और नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए खोज जारी रहेगी। नमस्कार।